हेलो डीएवियंस, चलिए साइंस के चैप्टर नंबर 3 को पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ये वीडियो शॉर्ट रहने वाला है, बहुत कम समय में हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, जो कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। बुक को परचेज करने का लिंक यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट का आइकन दिख रहा होगा, वहीं पर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे, आपको फ्लिपकार्ट पर भेज दिया जाएगा, जहाँ से आप बुक को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसका PDF भी आपको हमारे वेबसाइट daviguru.in पे मिल जाएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन एंड अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना था कि एलिमेंट्स को कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है और एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में पाए जा सकते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 118 नोन एलिमेंट्स विच आर ग्रुप्ड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। लगभग 118 नोन एलिमेंट्स हैं हमारे पास, जिसमें कि कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड हैं। मेटल क्या होता है यहाँ पढ़ेंगे, नॉन मेटल क्या होता है यहाँ पढ़ेंगे, और मेटलॉइड ऐसे होते हैं जिसमें कुछ गुण मेटल का भी होता है और कुछ नॉन मेटल के भी गुण होते हैं। अब देखिए अकरेंस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे पाए जाते हैं। मेटल्स की बात करें, फाउंड एबंडेंटली इन द अर्थ क्रस्ट। धरती का अलग अलग लेयर है, अर्थ का अलग अलग लेयर है। सबसे ऊपर है क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और उसके अंदर कोर है। कोर भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, इनर कोर और आउटर कोर। तो क्रस्ट में ही अधिकतर मेटल्स पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आयरन। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, शॉर्ट में हम सारा फैक्ट इसमें लिखे हैं। रिएक्टिविटी के बेसिस पर बात करें तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए ये हाईली रिएक्टिव है तो किसी न किसी से तो रिएक्ट करके ही नेचर में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने ऑक्साइड या कार्बोनेट बनाकर नेचर में पाए जाते हैं। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये तो लेस रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, अकेला रहना इसको पसंद है। तो ये हमारे नेचर में नेटिव स्टेट में पाया जाता है, या उसको एलिमेंटल स्टेट भी हम लोग कहते हैं। नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर ऑफन फाउंड इन द एटमोसफेयर इन अ फ्री स्टेट। ये हमारे एटमोसफेयर में, वातावरण में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब नॉन मेटल है। और एज कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स एंड ऑक्साइड्स, या तो ये फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं जैसे कि ये सब हो गया, या तो ये कंपाउंड बनाकर भी पाए जा सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट बना के एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड बनाकर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस दोनों रूपों में नॉन मेटल्स पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स को हमारे धरती के क्रस्ट से निकाला कैसे जा सकता है। इस प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी इज द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस यूज टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस है, मतलब प्रक्रियाओं का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कि हम लोग प्योर मेटल को निकालते हैं उसके ओर से। अब सबसे पहले हमें समझना है कि मिनरल क्या होता है, फिर ओर को समझेंगे। मिनरल अ नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड डीप अंडर द अर्थ सरफेस। धरती के सरफेस के नीचे एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इनऑर्गेनिक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। और ओर क्या होता है, ओर एक स्पेशल टाइप का मिनरल होता है, अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। मतलब मिनरल तो सब है, हम लोग मिनरल निकाले, अगर आप इसमें से प्रॉफिट के साथ मेटल को निकाल पा रहे हैं तो आप इस मिनरल को और कह सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली मिनरल ही कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बॉक्साइट एक ऐसा मिनरल है जिसको और बोला जा सकता है, क्योंकि बॉक्साइट में से आप प्रॉफिट के साथ एल्यूमिनियम को निकाल सकते हैं, सिंपल। हेमाटाइट एक ऐसा मिनरल है जिसको और बोला जा सकता है, क्योंकि हेमाटाइट में से आप आयरन को प्रॉफिट के साथ निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए स्टेप्स इन मेटलर्जी। मेटलर्जी में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले आपके पास ओर आया, और एक ऐसा मिनरल है जिसमें कि मेटल्स पाए जाते हैं। अब इस ओर में से मेटल्स को आप छाटेंगे, इसमें से आप मेटल्स को हटाएंगे और एक बड़ी मात्रा में मेटल्स को आप जमा करेंगे इसमें से निकाल के, यही कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। इसमें से इम्प्योरिटी, जो पत्थर का टुकड़ा है, कंकड़ पत्थर है, वो सब आप हटा देंगे, इम्प्योरिटीज़ को, जिसको मेजरली हटाया जा सकता है। ये पहला प्रोसेस होता है, इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, ट्रीटिंग द ओर टू ऑब्टेन द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट। अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस में ओर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे जिससे कि मेटल्स को और ज़्यादा प्योर करके निकाला जा सकता है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रीफाइनिंग करेंगे, मतलब जो मेटल हमारा निकला उसको और प्योरीफाई करेंगे कि छोटा मोटा जो डस्ट पार्टिकल वगैरह उसमें रह गया है वो भी उससे निकल जाए। प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल।
तो जितना अच्छे से ये तीनों स्टेप किया जाएगा मेटल उतना ही महंगा होगा। अगर आप ये तीनों प्रोसेस अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको जो मेटल मिलेगा उसका क्वालिटी लो होगा और उसका कॉस्ट भी लो होगा। इसीलिए आप मार्केट में जाइएगा तो देखिएगा एल्यूमिनियम भी अलग अलग दाम का आता है, कॉपर भी अलग अलग दाम का आता है। अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है कि मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये बुक में बहुत डिटेल में दिया है, लेकिन समराइज़ करके टेबल में शॉर्ट में हम लिख दिए ताकि याद करने में आपको आसानी हो। सबसे पहला फिजिकल स्टेट। अगर मेटल की बात करें तो मेटल्स मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। एक्सेप्शन इसमें है मरकरी, जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। दूसरा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली ज़्यादा होता है और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड नॉन मेटल होने के बावजूद भी डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है, डायमंड जल्दी नहीं पिघलता। नेक्स्ट है डेंसिटी। मेटल्स का डेंसिटी जनरली ज़्यादा होता है और नॉन मेटल्स का डेंसिटी जनरली कम होता है। हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम इसका एक्सेप्शन है, पोटेशियम एक्सेप्शन है, ये सब सॉफ्ट होता है। और नॉन मेटल जो है हार्ड नहीं होता है, ये ब्रिटल होता है, मतलब आप इसको मारेंगे तो ये चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। डायमंड जो है ये हार्ड होता है, नॉन मेटल है फिर भी हार्ड होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है इवन, ठीक है। उसके बाद लस्टर। लस्टर यानी कि चमक। मेटल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो डल अपीयरेंस वाले होते हैं, वो चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है फिर भी वो चमकदार होता है। नेक्स्ट है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी यानी कि आप अगर किसी मेटल को या नॉन मेटल को पीट पीट कर शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, मतलब वो मेलेबल है। नहीं कर पा रहे तो नहीं है मेलेबल। तो मेटल्स जो है जनरली मेलेबल होते हैं, आप इसको पीट पीट कर पतले से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोना का एक छोटा सा टुकड़ा को पीट पीट कर ना बहुत बड़ा शीट बनाया जा सकता है, सोना इतना ज़्यादा मेलेबल होता है। और मेटल जो होते हैं वो मेलेबल नहीं होते हैं, आप उनको मारेंगे तो वो चकनाचूर हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बैठ जाएंगे। डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, आप उसको खींचकर लंबा सा वायर बना सकते हैं। सोना जो है बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, छोटा सा सोना का टुकड़ा से बहुत लंबा वायर बन सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल होता है वो डक्टाइल नहीं होता है। कंडक्टिविटी की बात करें तो मेटल जो है वो थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं, मतलब ये हीट को भी कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं या पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है फिर भी वो कंडक्टर होता है। और लास्ट है सोनरोसिटी। सोनरोसिटी यानी कि आवाज़ करने की क्षमता। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर सोनोरस, अगर आप मेटल्स को स्ट्राइक करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल आवाज़ प्रोड्यूस नहीं करता है, और अगर करता भी है तो बहुत कम। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम लोग मेटल और नॉन मेटल दोनों को एक बार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाए थे, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट करवाए थे, और उसके बाद एसिड के साथ रिएक्ट करवाए थे, और देखे थे कि कैसा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है, और ये बेसिक इन नेचर होता है। और बेसिक है इसीलिए ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। बेस जो है वो लिटमस को ब्लू बनाता है, और एसिड जो है वो लिटमस को रेड बना देता है। ऐसे करके आप याद रखिएगा, एसिड खतरनाक है तो वो लिटमस को रेड बनाएगा, रेड मतलब खतरा। इक्वेशन यहाँ पे दिया है। दूसरा है नॉन मेटल। नॉन मेटल को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, और ये एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब इसका जस्ट अपोजिट है कि नहीं। ये एसिडिक इन नेचर होता है, और एसिडिक है तो ये लिटमस को क्या करेगा, रेड बना देगा, ब्लू वाले को रेड बनाएगा। जो ऑलरेडी रेड है उसको कुछ नहीं करेगा, ब्लू वाला इसमें आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे उसका इक्वेशन भी दिया है, आप इसको भी देख लीजिएगा। अब वाटर के साथ रिएक्शन को हमें देखना है। मेटल्स जो होते हैं जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, नॉन मेटल करते हैं तो क्या होता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो है गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है। एंड आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम। आयरन जो है भाप के साथ रिएक्ट करता है। एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है कि मैग्नीशियम मेटल को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट उसको देंगे, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो है बेसिक इन नेचर होता है, और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा। और नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, अब तीसरा है एसिड। जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अधिकतर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन गैस भी बनता है और मेटेलिक सॉल्ट भी बनता है।
हाइड्रोजन गैस बनता है, ये कैसे पता चलता है? अगर आप वहाँ पे लाइटर जलाएंगे या माचिस का तीली जलाएंगे तो पॉपिंग साउंड के साथ वो बर्न होगा, इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस बना। और साथ ही साथ मेटेलिक सॉल्ट भी बनता है। और जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल जनरली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये वाला बात आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ पोटेशियम एट द टॉप एंड प्लेटिनम एट द बॉटम। अगर हम लोग रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे सारे मेटल को अरेंज कर दें, रिएक्टिविटी का मतलब हुआ कि कौन ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है, जल्दी रिएक्शन करता है पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, इसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया गया है। और सबसे कम रिएक्टिव होता है प्लेटिनम। प्लेटिनम किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, बहुत मुश्किल से रिएक्ट करेगा, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें कि सबसे ऊपर है पोटेशियम और सबसे नीचे है प्लेटिनम, और इसमें सारे के सारे क्या है? मेटल्स हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्ट सॉल्यूशन है जिसमें कि एक मेटल ऑलरेडी है, और अगर हम उसमें दूसरा मेटल को मिलाए और वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो वो पहले वाले मेटल को हटा देगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है। मैं एक एक्वस सॉल्यूशन था CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का, और CuSO4 में Mg यानी कि मैग्नीशियम को मिलाया गया। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, और मैग्नीशियम के बाद यहाँ पर आता है कॉपर, मतलब कॉपर तो बहुत कम रिएक्टिव है। अब जब CuSO4 और Mg को मिलाया जाएगा तो कॉपर कम रिएक्टिव है, तो Mg जो है कॉपर को भगा देगा, निकल यहाँ से, और Mg उसका जगह ले लेगा, तो बन जाएगा MgSO4, और कॉपर जो है अलग हो जाएगा बिकॉज इट वाज लेस रिएक्टिव एंड Mg वाज मोर रिएक्टिव। तो इस तरह का जब रिएक्शन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एलॉयज एंड नोबल मेटल्स। एलॉयज क्या होते हैं और नोबल मेटल्स क्या होते हैं, इसे हमें समझना है। तो देखिए नोबल मेटल्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव ये होते हैं, इसीलिए इनको नोबल मेटल्स भी कहा जाता है। रिटेनिंग देयर लस्टर एंड रसिस्टिंग कोरोजन, ये इसका जो चमक होता है लंबे समय तक टिका रहता है, और इसमें जंग भी नहीं लगती, इस कारण से इसको नोबल मेटल्स कहा जा सकता है। उसके बाद हमने प्योरिटी ऑफ गोल्ड के बारे में पढ़ा था। गोल्ड का प्योरिटी को कैरेट्स में मेजर किया जाता है। 24 कैरेट का गोल्ड है मतलब वो सबसे ज़्यादा प्योर है, मतलब फुल प्योर गोल्ड है वो। अगर 22 कैरेट का गोल्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड के 24 हिस्से में से 22 हिस्से जो है वो प्योर गोल्ड है, और 2 हिस्सा जो है अदर मेटल है, जैसे कि वो कॉपर भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। अब ऐसा करते क्यों है? गोल्ड के 24 हिस्से प्योर गोल्ड क्यों नहीं हो सकते? तो अगर हम प्योर गोल्ड रखें तो वो क्या होगा? सॉफ्ट होगा। गोल्ड जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो तुरंत टूट जाएगा, अगर ज्वेलरी बनाएंगे तो तुरंत डिफॉर्म हो जाएगा वो। इसीलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, 24 में से 2 हिस्सा क्या करते हैं, 22 हिस्सा प्योर गोल्ड रखते हैं, और 2 हिस्सा दूसरा मेटल मिला देते हैं जैसे कॉपर या सिल्वर, जिससे कि उसको हार्डनेस मिल जाता है, और उसका अगर कोई ज्वेलरी बनाएंगे तो वो अच्छे से टिकेगा, वो डिफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, अगर दो या दो से अधिक मेटल्स को होमोजीनियस तरीके से मिला दिया जाए। होमोजीनियस तरीके से मिलाने का मतलब ये हुआ कि आप उसको ऐसे मिलाइए कि आप अलग ना कर पाए कि यहाँ पे एक मेटल है और वहाँ पे दूसरा मेटल है, मतलब पूरी अच्छे से मिल जाना चाहिए। जैसे कि एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है, आप बता नहीं सकते कि ऑक्सीजन कहाँ है हाइड्रोजन कहाँ है, वो पूरी तरह से मिक्सचर बना हुआ है बहुत अच्छे से। तो जब दो या दो से अधिक मेटल या मेटल और नॉन मेटल को मिला दिया जाता है होमोजीनियस तरीके से, तो एक ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसी को एलॉय कहते हैं। मतलब वो ज़्यादा मजबूत होगा अपने पेरेंट मेटल और नॉन मेटल से, और ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होगा, मतलब उसमें जंग भी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए स्टील को देखिए। स्टील जो है आयरन और कार्बन के मिलने के बाद बनता है। आयरन अपने आप में उतना अच्छा नहीं होता है, कार्बन भी अपने आप में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो स्टील बनेगा, और स्टील देखिए कितना अच्छा होता है, वो चमकदार भी होता है, उसमें जंग भी नहीं लगता, लंबे समय तक वैसा बना रहता है कि नहीं। दूसरा है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? आयरन, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों को मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, वो तो और अच्छा होता है, वो पूरा एकदम वाइट कलर का दिखता है। वाइट नहीं बोलेंगे, वो एक तरह से सिल्वर कलर का दिखता है, और इससे हम लोग बर्तन बनाते हैं। ब्रास कैसे बनता है? कॉपर और जिंक को मिलाने पे ब्रास बनता है, और कॉपर और टिन को मिला देंगे तो ब्रॉन्ज बनेगा। तो ब्रास और ब्रॉन्ज में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ब्रास है तो जिंक मिलेगा, ब्रॉन्ज है तो टिन मिलेगा।
जेड वाला जेड में नहीं मिलता है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा कोई भी ट्रिक लगा के। मेटल्स जो है ह्यूमन बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब हमारे शरीर के लिए भी मेटल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आयरन। आयरन जो है ये हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को भी आयरन चाहिए ना, तो इसीलिए हमारे बॉडी के लिए भी मेटल इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम, नेसेसरी फॉर ट्रांसमिटिंग ब्रेन सिग्नल, हमारा जो ब्रेन से सिग्नल जाता है हमारे पूरे बॉडी में, उसके लिए हमारे बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा होनी चाहिए। और नेक्स्ट है फॉस्फोरस, प्रेजेंट इन बोन्स एंड हेल्प सेल ऑब्टेन एनर्जी, ये हमारे हड्डियों में मौजूद होता है और इसकी मदद से सेल्स को एनर्जी मिलता है। फाइनली हमने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। परचेज करने का लिंक यहाँ पर है, व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप साइंस का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक लाइन से ऐसे ही हर चैप्टर का वीडियो मिल जाएगा। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।